ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya, and let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए। क्या, चलिए। ग्रेड में भी आपको काम में आएंगे। दिस इज नॉट समथिंग यू कैन स्किप। अच्छे से ध्यान में रखना है द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है इन लॉज के अंदर? देखो, सबसे पहला जो चीज है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है आपके यहाँ पर दो लॉज हैं रिफ्रैक्शन के अंदर। जो पहला लॉ है वो सेम है जैसे अपने रिफ्लेक्शन में था। रिफ्लेक्शन में क्या बोला गया था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल दे लाई इन द सेम प्लेन। आपका रिफ्लेक्शन का लॉ, वैसा ही लॉ रिफ्रैक्शन में है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे की जगह पे क्या चाहिए? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, दैट इज द ओनली चेंज, दे लाई इन द सेम प्लेन। बाकी सब सेम है स्टेटमेंट। द ओनली थिंग यू आर गोइंग टू चेंज इज रिफ्रैक्टेड रे इन प्लेस ऑफ रिफ्लेक्टेड। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे था, इसमें रिफ्रैक्टेड बोलना है। दे लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या है? दे लाई इन द सेम डायमेंशन और ऑन द सेम एक्सिस। एक तो सेम एक्सिस के ऊपर है, नहीं तो सेम डायमेंशन में है, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं। The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. ये सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ क्या बोलता है? जैसे कि मान लो आपका एक रिफ्रैक्शन हो रहा है, दिस इज योर मीडियम, सपोज ये ग्लास है और ये एयर है। एयर से मान लो ग्लास की तरफ कोई रे आ रही है बस, और ये आपने यहाँ पे नॉर्मल निकाला, और ये रे ऐसी रिफ्रैक्ट हुई। तो यहां पर कौन सा एंगल होगा? ऊपर वाला, दैट वुड बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा एंड दिस वुड बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये लॉ क्या बोलता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि अगर आप इसका साइन फंक्शन लो, इन दोनों का साइन फंक्शन लो, और अगर उसका रेशियो लो, तो इट वुड बी सेम, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। मतलब आप अगर साइन आई लो, जो भी आपने आई लिया है, व्हाटएवर योर एंगल इज, उसका साइन फंक्शन, और जो भी आर लिया है उसका साइन फंक्शन, साइन आर, वो वैल्यू कैसे आएगी? कांस्टेंट आएगी। व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट? इसका मतलब ये है कि तुम आई की वैल्यू कुछ भी रखो, आई की वैल्यू तुम 25 रखो, 30 रखो, 45 रखो, वट एवर इट इज, द आर विल चेंज इन सच अ वे कि आपका वैल्यू हमेशा एक ही आएगा। मतलब तुम आई का वैल्यू कितना भी चेंज करो, डजेंट मैटर, आर का वैल्यू इस तरह से चेंज होगा कि आपकी वैल्यू कैसी आएगी? कांस्टेंट ही आएगी उसका रेशो। और उस रेशो को एक नाम है, दिस रेशो इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस रेशो को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला क्या है? साइन आई बाय साइन आर। और ये लॉ को क्या बोलते हैं? साइन आई बाय साइन आर वाले लॉ को क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं? कौन सा लॉ? स्नेल्स लॉ। तो इसको अंडरलाइन कर लो। Suppose let's say the ratio of the sine of angle is equal to the sine of refraction is constant, and the ratio is given here. इसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, खाली इतना ध्यान में रखना है, दिस इज कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। इसको अंडरलाइन कर लो, ये रहा आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, स्नेल्स लॉ को अंडरलाइन कर लो। दे माइट आस्क यू कि ये लॉ कौन सा है। और एक चीज है, ये लॉ सिर्फ एक कंडीशन पे काम करता है, इफ योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज बिटवीन 0 एंड 90। 90 के अबव ये लॉ काम नहीं करता है। दिस लॉ इज ओनली फॉर 0 to 90 तक का। ये चीज आप अंडरलाइन कर लो, स्नेल्स लॉ, एंड दिस लॉ इज ओनली फॉर 0 to 90। बाकी तो ये क्या है, बेसिक है, ऑलरेडी बताया गया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे मेन चीज जिसके हमने बारे में डिस्कस किया है, हालांकि उसका नाम अभी हमने लिया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट साइन आई बाय साइन आर। नाउ वी विल सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका यूज कैसे है, क्या बताता है वो, एंड ऑल द थिंग्स विल टॉक अबाउट। एंड विल ऑल्सो टॉक अबाउट उसके डिनोट कैसे करते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी मेजर टॉपिक्स, एंड प्लीज ध्यान से सुनना, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि जो बच्चे बहुत कमजोर रहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। हालांकि कॉन्सेप्ट बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन आई डोंट नो, बच्चों का लेट्स से जो अटेंशन लेवल रहता है ये टॉपिक में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत कम होने की वजह से मेनी टाइम्स उनको ये टॉपिक बहुत हार्ड जाता है।
So I would urge you to, let's say, have very special attention towards this topic, refractive index. तो चलिए देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। अब मान लीजिए सपोज ये वाला एक मीडियम है, एक ग्लास है, और ये एयर है, एयर है। तो अब प्रॉब्लम कैसा है कि मान लो आपकी एक रे आ रही है एयर से ग्लास के अंदर, एयर से ग्लास के अंदर आपकी रे आ रही है। एंड नाउ मेन क्वेश्चन इज, इसमें हो क्या रहा है? आपका एयर कैसा मीडियम है? एयर इज अ ग्लास, राइट? एयर इज अ ग्लास, तो ऑब्वियसली वो कैसा है? रेयर मीडियम है, रेयर है वो। रेयर का मतलब क्या होता है? पार्टिकल्स आर वेरी अवे ऑफ, लेट्स से अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब उसके जो पार्टिकल्स है, एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं काफी दूर दूर है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है। ओके, सो एंड व्हाट अबाउट ग्लास? ग्लास इज अ सॉलिड मटेरियल, तो उसके पार्टिकल कैसे होंगे? एकदम पास पास में होंगे, मतलब ये डेंस मटेरियल होगा। मतलब इन शॉर्ट, रेयर से डेंस में आ रही है लाइट आपकी। एयर मतलब जो काफी गैस के जैसा है, पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं एयर के, और ग्लास के पार्टिकल बहुत ही पास पास में। नाउ मेन क्वेश्चन, तुम मुझे बताओ, अगर अगर तुम साइकिल से एकदम फास्ट स्पीड से जा रहे हो, ठीक है, साइकिल से एकदम फास्ट स्पीड में जा रहे हो तुम, एंड रास्ते में एकदम तुमको कोई ऐसी चीज मिल गई कि जो बहुत ही ज्यादा सपोलेट से सॉलिड है, जैसे कि मान लो नीचे एक छोटा सा पत्थर ले लो, छोटा सा पत्थर, तो तुम पत्थर पे से चले जाओगे, राइट? नाउ ऐसा समझो कि बीच में एक बहुत बड़ा लेट्स से एक पत्थर पड़ा हुआ है। मेन क्वेश्चन, क्या तुम्हारा स्पीड सेम रहेगा कि डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? क्या लगता है? बीच में बहुत बड़ा पत्थर है, तुम साइकिल लेके फास्ट आ रहे हो, तो तुम्हारी स्पीड सेम रहेगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? क्या लगता है? सिंपल लॉजिक, डिक्रीज। सिंपल लॉजिक की तरफ से डिक्रीज हो जाएगी स्पीड आपकी। नाउ वैसे ही तुम सोचो, लाइट एकदम फास्ट स्पीड से आ रहा है, लाइट जो है एकदम फास्ट स्पीड से आ रहा है, एंड उसको एक ऐसा मटेरियल मिल गया कि जो डेंस है, समथिंग लाइक एक बिग बड़े पत्थर की जैसे मिल गया उसको। नाउ मेन क्वेश्चन, लाइट की स्पीड ज्यादा होगी कि कम होगी? एक सिंपल लॉजिक, अगर आपके साइकिल का लॉजिक आपको पता चल गया है, नाउ अप्लाई द सेम लॉजिक फॉर द लाइट। अगर एयर से ग्लास में जा रही है, एयर एक सिंपल मीडियम है, ग्लास एक ऐसा मटेरियल की जो रास्ते में आ गया है, स्पीड क्या होगा? डिक्रीज, लाइट का स्पीड डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दिस पाथ, ये डॉटेड लाइन क्या है? ये उसका ओरिजिनल पाथ है। अगर ग्लास ना होता तो उस लाइन से जाता, अगर ग्लास ना होता तो लाइट ये डॉटेड लाइन की तरफ से चला जाता, लेकिन बीच में ग्लास है, तो ये क्या हो जाएगा? स्पीड उसका कम हो जाएगा, तो स्पीड उसका इधर आ रहा है, राइट? ये ऐसे जा रहा है। सो एक बार देख लो कि क्या हो रहा है। आपका सीधा जाना चाहिए था वो, लेकिन उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई, तो नीचे आ गया वो, मतलब बेंड हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? बेंड हो गया। क्यों? क्योंकि उसका स्पीड कम हो गया। ओके, ठीक है। एंड वेर इज योर नॉर्मल? वेर इज योर नॉर्मल? नॉर्मल यहाँ पर है आपका। ओके, मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, द लाइट, द लाइट इधर झुकी, इधर झुकी, मतलब बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ है लाइट, टूवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब मान लो एक सिंपल एग्जांपल समझ लो, टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल का क्या लॉजिक रहता है? देखो, ये आपका नॉर्मल ले लो, दिस इज योर नॉर्मल, राइट? अब इंस्टेड सपोज जब रे आई, सपोज लेट से बाहर से जब रे आई, ये मान लो आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है। नाउ देयर आर 3 पाथ्स इट कैन गो। एक ओरिजिनल पाथ उसका, राइट, एक इधर और एक इधर। अब तुम देखो, तुम देखो यहां पर कैसे है, अगर इधर झुकी नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ अगर वो झुकी आपकी जो लाइट है, इट्स कॉल्ड एज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। और यहां पर क्या हो गया? बाहर चली गई है, सो दैट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। मतलब नॉर्मल की तरफ जा रही है कि नॉर्मल की अवे जा रही है, देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज। ओके, ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, मतलब व्हेन द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंस, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। ओके, ठीक है, तो उसका लॉजिक हम लोग लिख लेते हैं नीचे। जब भी लाइट रेयर से डेंस में जाती है, रेयर से डेंस में जाती है, तो कैसा बेंडिंग होता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स। ओके, अभी एक दूसरा लॉजिक देखते हैं। ये तो हमारा हो गया पहला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। अभी हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ लेट्स से आपका एयर एंड ग्लास,
वी विल टेक समथिंग एल्स। अभी उल्टा पकड़ेंगे, अभी हम लोग उल्टा पकड़ेंगे। क्या करेंगे, इसको एयर बोलेंगे, इसको एयर बोलेंगे, और ऊपर वाले को ग्लास बोलेंगे। मतलब बाहर का मटेरियल ग्लास है, ये एयर है, और अभी ग्लास से एयर में जा रही है। ठीक है, ओके, 1 minute, something has happened to the screen. Yeah, I think it got restarted. एक मिनट, चलिए शुरू करते हैं। Okay, so what we have right now is, so हमने रिफ्रैक्शन के बारे में देखा, एक वाला कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट विल डू इज, हम लोग दूसरा वाला ले लेंगे, दूसरा वाला। अब दूसरे इसमें क्या करेंगे हम लोग, हमारा एयर ले लेंगे इसको, और दूसरा ग्लास पकड़ लेंगे। अभी इसमें से रेयर कौन है और डेंस कौन है? एयर रेयर है, पार्टिकल बहुत दूर दूर है, गैस है। और ग्लास कैसा है? ग्लास बहुत ही डेंस है, तो ऑब्वियसली डेंस। अब यहां से हमारी एक लाइट रे आ रही है, ऊपर से क्या हो रही है? लाइट रे हमारी एक आ रही है। अब मेन क्वेश्चन, अवे फ्रॉम, लेट्स से जो आपका लाइट आ रहा है डेंस से रेयर में जा रहा है। मतलब तुम ऐसा सोचो कि तुम रास्ते से जा रहे हो, साइकिल पे हो, और एकदम खराब रास्ता है तुम्हारा, खराब रास्ता है, और तुम इस पे से साइकिल चला रहे हो। ठीक है, अब एकदम से क्या हो गया, जब तुम्हारा सपोज लेट्स से जब तुम चला रहे थे, एकदम से एक अच्छा रोड शुरू हो गया। मेन क्वेश्चन, मतलब लाइक देयर इज समथिंग कि जो आपका एक पाथ क्लियर हो गया, आपको रोकने वाला अभी कोई नहीं है। तो मेन क्वेश्चन, आपका स्पीड सेम रहेगा, आपका स्पीड इंक्रीज होगा, आपका स्पीड डिक्रीज होगा? क्या लगता है? तो पहले तुम एक रफ रोड पे थे, तुमको कोई तुम्हें रोकने वाला था, अभी रोकने वाला है नहीं। तो अ सिंपल क्वेश्चन, क्या लगता है? चैट बॉक्स में आंसर बताएं। द स्पीड विल increase on a smooth road, obviously it will increase on a smooth road. In the same way, आपका डेंस में से अगर आप रेयर में जा रहे हो, मतलब आपको जो रोकने वाला था, वो रोकने वाला चला गया, वो रोकने वाला चला गया, ग्लास नहीं है अभी, तो उसका स्पीड क्या हो जाता है? एकदम से बढ़ जाता है, स्पीड एकदम से बढ़ जाता है। और फिर वो क्या होता है? बेंड किधर होता है? बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, एकदम से बढ़ जाता ना। हाँ, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक इन दिस पाथ, वो किधर बेंड होता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होता है। यहाँ पर मैं नॉर्मल निकाल लेता हूँ, ये वाला। तो एक बार इसको सपोज लेट से हम लोग ध्यान में रखते हैं, दो चीजें, मतलब जस्ट विल रिवाइज इट इन शॉर्टर वे। सबसे पहला, अगर रेयर टू डेंस में जा रहा है, रेयर टू डेंस में अगर लाइट जा रही है, तो बेंडिंग कैसी होती है? टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, लाइट कैसे बेंड होती है? टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि आपकी स्पीड कम हो गई है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर डेंस में से रेयर में जा रही है, तो डेंस में से रेयर में जा रही है, देन अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बेंडिंग कैसी होती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये दो पॉइंट प्लीज लिख लें आपके रिफ्रैक्शन में, जो आपके लॉ है ना, स्नेल्स लॉ वगैरह, उसके बाद ये दो पॉइंट लिख दें। रेयर से अगर डेंस में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगी, अगर डेंस से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होगी। आप इसका एग्जांपल लिख सकते हैं नीचे। रेयर का एग्जांपल क्या लिखे थे हमने? एयर। और डेंस का क्या लिखे थे? ग्लास। और यहां पर ग्लास टू एयर। जल्दी से लिख दें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिखने के बाद रेज हैंड कर दें, तो फिर हम लोग आगे की बात करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कि हमको अभी क्या क्वेश्चन देखने, फॉर्मूलेज एंड ऑल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फास्ट लिखें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपके वो जितना भी हमने सीखा अभी का लॉजिक। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज न्यू, लेट्स से जो फॉर्मूलेज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस। लेकिन बिफोर दैट हैपेंस, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके अंदर ना, सपोज लेट्स से यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पीड, राइट? आपको एक स्पीड पता होना चाहिए, वन मोर स्पीड यू शुड नो, एंड दैट इज विच वन? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता होना चाहिए। अब जो स्पीड ऑफ लाइट है, उसको अंडरलाइन कर लो, आपके पैराग्राफ में दिया हुआ है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपके इधर है, 10.3.2 में है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइटल में 10.3.2
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें का सेकंड पैराग्राफ, स्पीड को अंडरलाइन कर लो प्लीज, 3 into 10⁸, एंड इट हैज टू बी मेमोराइज्ड, आपको ये मेमोराइज करना पड़ेगा, ये वाला particularly the number 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर। स्पीड ऑफ वैक्यूम या फिर एयर आप पकड़ सकते हो 3 into 10⁸। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज ओनली मार्जिनली लेस कंपेयर टू दैट ऑफ वैक्यूम। तो ये प्रॉब्लम एक समझ के ले लो। कैसा है ना, जैसे जैसे आपके मीडियम डेंस होते जाते हैं वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होती जाती है, किसकी, लाइट की। तो आपकी वैक्यूम की स्पीड कितनी है, 3 into 10⁸, और एयर की स्पीड ऑलमोस्ट इसके इक्वल है, ऑलमोस्ट इसके इक्वल है। ये वैक्यूम की स्पीड है, लेकिन इसकी ऑलमोस्ट इक्वल स्पीड किसकी है, एयर की है, लाइट की एयर में स्पीड। तो इसलिए हम लोग क्या पकड़ते हैं, एयर की और वैक्यूम की स्पीड क्या पकड़ते हैं, सेम पकड़ते हैं। ये थोड़ा ध्यान में रखें, लेकिन फिर भी किसका ज्यादा होगा, वैक्यूम का। क्या हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं कि वैक्यूम की स्पीड ज्यादा क्यों है एयर के कंपैरिजन में? क्योंकि एयर भले ही रेयर हो, एयर भले ही रेयर हो एंड इट्स अ गैस, लेकिन फिर भी उसमें पार्टिकल्स तो है ना, उसमें पार्टिकल्स तो है ना विच आर गोइंग टू स्टॉप दी स्पीड, लेट्स से आपके लाइट का स्पीड। लेकिन वैक्यूम कैसा है, वैक्यूम बोले तो पूरा ब्लैंक है, वैक्यूम के अंदर कुछ है ही नहीं ना, नॉट इवन पार्टिकल्स, पूरा वैक्यूम है वो। ओके, सो हेंस उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कैसा है, ज्यादा है। Okay, so kindly please raise the hand if you're understanding why the speed of light is more in vacuum as compared to air. ये क्लियर हो रहा है क्या? 2 पॉइंट, क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं आपके वैक्यूम में, तो hence the speed is really fast. ओके, चलिए अभी एक काम करते हैं, कुछ फॉर्मूलेज देखने। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपको ये बहुत ध्यान से सुनना है। आई विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड, बट एग्जांपल्स के साथ। और आपको क्या करना है, कंट्रीब्यूट करना है जो भी मैं पूछूंगा अभी फॉर्मूलेज में, क्योंकि अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करोगे तो आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आने वाला। तो लेट अस टॉक अबाउट द फॉर्मूलेज, राइट। फॉर्मूलेज की बात करते हैं। अभी मान लो हमारे पास एक मीडियम ले लो, ये वाला। द लाइट सपोज आ रही है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, और लाइट ऐसे जा रही है, लाइट ऐसे जा रही है। तो यहां पर जो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे ना, वो किसका निकालना पड़ता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप अगर 2 का निकाल रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 2 का निकाल रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, N21 लिखते हैं। N क्या लिखते हैं, 21। इसका क्या मतलब होता है कि लाइट किस में से किस में जा रही है, 1 से 2 में जा रही है। मीनिंग समझ के ले लो, मतलब लाइक व्हाट काइंड ऑफ नोटेशन का मीनिंग क्या होता है। N21 का मतलब क्या है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट जा रही है, लाइट इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2। और N12 का मतलब क्या होगा, N12 का मतलब होगा कि लाइट 2 से 1 में जा रही है। ठीक है, इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। और इसको कैसे पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो एक काम करते हैं, सिंपल एग्जांपल देखते हैं। लेट मी जस्ट आस्क यू, अगर मैं ऐसा लिखूं एयर और ग्लास, क्या मुझे बता सकते हो लाइट किधर से किधर जा रही है, ए टू जी की जी टू ए? अगर मैं कोई सपोज लिख रहा है एन एयर ग्लास, तो कहां से कहां जा रहा है, ग्लास टू एयर में। ठीक है, ग्लास टू एयर में, ग्लास टू एयर, राइट। और इसको पढ़ेंगे कैसे हम लोग, ये इसको पढ़ेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। इज इट ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब पहली चीज इस, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग मोर। मान लो किसी ने लिख दिया एन पेट्रोल एंड डायमंड। ठीक है, ये तो आपको पता चल रहा है कि लाइट डायमंड से पेट्रोल में जा रही है, लेकिन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, पेट्रोल का है कि डायमंड का है? तो जो भी पहले होता है ना, ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ये पेट्रोल का है। वो दूसरे वाले का नहीं रहता, जिधर से लाइट आती है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं रहता। यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दिस। अगर मैं ऐसा लिखूं तो एन डायमंड एंड देन पेट्रोल, इसका मतलब ये है कि आप डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हो, डायमंड। एक काम करते हैं, लेट अस हैव एग्जांपल्स ऑन दिस, राइट। ए बी, बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ये
दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिलोंग्स टू हु, ए कि बी? किसका है ये? ए। एंड पूरे जन पार्टिसिपेट करो, उसके सिवा ये नहीं समझ में आने वाला, बहुत ही लॉजिक बेस्ड है। अगर आपको समझ में सपोज समझने के लिए यू हैव टू कंट्रीब्यूट। ओके, तो ऑब्वियसली इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का है क्योंकि वो पहले है। कोई मुझे बता सकता है लाइट कहां से कहां जा रही है? बी टू ए कि ए टू बी? लाइट किधर से किधर जा रही है? ए टू बी, बी टू ए? बी टू ए, बी टू ए। ओके, और इसको पढ़ेंगे कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, करेक्ट? चलिए, सो बहुत सारी चीजें हमने सीख ली, इट्स वेल एंड गुड सपोज बताने का तरीका। अब तुम मुझे ये बताओ, ये N21, N21 अगर लिखा है, कैन यू प्लीज टेल मी ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट? 2, 2, गुड, गुड। कहां से कहां लाइट जा रही है? फ्रॉम वेयर टू वेयर? लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही है? 1 to 2, 1 to 2, 1 to 2 में जा रही है, गुड। और इसको पढ़ेंगे कैसे? रिफ्रैक्टिव नहीं, पढ़ने का तुम ही बताओ, क्योंकि कैसा मैंने तुमको 2-3 हेल्प इसलिए किया क्योंकि इट्स अ बिग सेंटेंस। तुम बताओ अभी कैसा बदला बोलेंगे हम लोग? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे कैसे उसको? हाउ विल वी राइट इट डाउन? चलिए बताइए। ये सेम चीज लिखेंगे, ये सेम चीज लिखेंगे नीचे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 सेम लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट। हो गया, इतना आसान है, इतना आसान है। चलिए अभी फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। अभी तुमने एक फॉर्मूला देखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये एन मतलब कौन है? एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो तुमने एक फॉर्मूला देखा है साइन आई बाय साइन आर। नाउ देयर इज अनदर फॉर्मूला वेलोसिटी बाय वेलोसिटी। चलो ये देखते हैं। अगर तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N21 है तो फॉर्मूला क्या रहता है? वेलोसिटी बाय वेलोसिटी, लेकिन ऊपर किसका लिखते हैं? जहां से लाइट आ रही है, जहां से लाइट आ रही है वो आपको ऊपर लिखना पड़ता है। मतलब ये कहां पे लिखेंगे? इधर। और जहां पे जा रही है वो नीचे लिखना पड़ता है। ओके ठीक है, मतलब इन शॉर्ट अगर 34 का हम लोग निकाल रहे हैं, N34 का वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो दैट इज V4/V3। ये पहले, ये नीचे। आई नो थोड़ा सा स्टूपिड लॉजिक है वो, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर इट, राइट? N25, चलिए, सो N25 क्या होगा? V5/V2। अब मैं तुमको पूछ रहा हूं, तुम बता, एन एयर और ग्लास, क्या तुम मुझे वेलोसिटी बता सकते हो? ऊपर किसकी आएगी? ऊपर किसकी आएगी? सिंपल लॉजिक, एयर का आएगा, ग्लास का आएगा? ऊपर वाले इसमें ग्लास, ग्लास, और नीचे एयर, नीचे एयर। ओके बस, सीख गए तुम, सीख गए जो बेसिक है, बेसिक रिक्वायर्ड है। यू हैव लर्नड इट वेरी प्रॉपरली। चलिए तो एक काम करते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मोर। तुमको और कुछ एग्जांपल देता हूं, तुमको मुझे बताना है कि फॉर्मूला क्या होगा। लेट अस टेक एक्स वाई। कैन यू प्लीज टेल मी इन द फॉर्म ऑफ वी क्या आएगा? वी वाई बाई वी एक्स आएगा, वी एक्स बाई वी वाई आएगा? क्या लगता है? सिंपल पार्ट, वी वाई आएगा ऊपर, क्योंकि वाई पहले, वी ऊपर आ जाएगा वाई वाला, एंड एक्स वाला कहाँ आ जाएगा? एक्स वाला वुड बी नीचे, राइट? ओके, सो वी वाई बाय वी एक्स। ओके गुड। अब एक काम करेंगे, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। नाउ दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर, ठीक है? दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर। अब ये प्रॉब्लम समझ के लो, हाँ ये प्रॉब्लम समझ के लो। मैं तुमको एक इश्यू समझा रहा हूँ, तुम खाली प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो। तो यहां पर x से y में जा रही है, तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखूंगा? yx। और इधर क्या लिखूंगा? y से x में जा रही है, तो मैं x लिखूंगा, y लिखूंगा, राइट? nyx एंड nxy।
अब दोनों का फॉर्मूला क्या आएगा, साइन आई बाय साइन आर। अगर मैं स्नेल लॉ को यूज कर रहा हूं तो दैट वुड बी साइन आई बाय साइन आर। तो ये तुमको समझ में आ रहा है कि साइन आई तुमको किसका लेना है। मतलब साइन आई यहां पर कैसा, देखो एक्स मीडियम का है, राइट। मतलब जहां से आ रही है वहां का एंगल ऑफ इंसिडेंस लेना पड़ता है तुमको। एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम हर बार बदल नहीं सकते हो, यू हैव टू टेक इट जो भी जहां से भी आपका लाइट आ रहा है वहां से। जैसे कि यहाँ पर एक्स से आ रहा था तो मेरा आई किधर का होगा, एक्स मीडियम में का, और मेरा यहाँ का आई किसका होगा, वाई मीडियम में का। मतलब जहां से भी लाइट आती है वहां पर आए रहता है आपका, इन शॉर्ट। ओके ठीक है, तो इसके ऊपर एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं मैं तुमको। अगर मैंने लिख दिया सपोज लेट मी हैव पेट्रोल एंड डायमंड, ठीक है। मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला साइन आई बाय साइन आर। अब मैं तुमको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं किस में गिनूं, क्या वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पेट्रोल में है कि डायमंड में है। ये वाला एंगल है, किस में होगा, पेट्रोल की डायमंड, डायमंड, डायमंड में होगा। जहां से आता है वहां का एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है आपका, दैट्स द पॉइंट। वही है, चलिए। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज, हमने जो फॉर्मूले सीखे हैं हमको कुछ उसके और सब टाइप्स हमको पता करने हैं, तो उसी को समझ के लेते हैं। कृपया कर आपके बुक में इसको इक्वल टू लिख दें, साइन आई बाय साइन आर। आपकी बुक में लिख दें साइन आई बाय साइन आर, मतलब आपको ध्यान में रहेगा कि वो फॉर्मूला है, राइट। ओके, नहीं तो नहीं लिखा तो भी चलेगा, उसके एक सेपरेट फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे, ठीक है। चलिए, अभी एक फॉर्मूला देख लो। N21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, N21 को मैं लिख सकता हूँ V1/V2, राइट। और N12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, N12 को मैं लिख सकता हूँ V2/V1, एग्रीड। लेकिन तुमको नहीं लगता ये एक दूसरे के उल्टे हैं, एक दूसरे के उल्टे ही है। ओके, सो क्या इन दोनों पे से मैं ऐसा लिख सकता हूँ फिर, N21 इज एक्चुअली 1/N12। क्या लगता है, क्योंकि अगर N12 में लिखता हूं तो वो क्या आ जाएगा, N12 वुड बी सपोज लेट्स से V2/V1, और वो V1 ऊपर चला जाएगा, तो दैट वुड बी V1/V2 अगेन। ओके, सो कैन यू प्लीज डू वन थिंग, आपके बुक में ये एक फॉर्मूला लिख दो। द पहला फॉर्मूला इज N21 इज इक्वल टू V1/V2 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। और एक नेक्स्ट फॉर्मूला आपको ऐड करना है, एंड दैट इज N21 इज इक्वल टू 1/N12। दो फॉर्मूलेस। एंड प्लीज रेज द हैंड इफ यू अंडरस्टूड द सेकंड वाला। मुझे सेकंड वाले का कंसर्न है, वेदर हैव यू रियली अंडरस्टूड, आपको कैसे वो फॉर्मूला बन रहा है। ओके कुछ नहीं, खाली रेशो को उल्टा करना है, कुछ है नहीं उसके अंदर नाम। तो ये प्लीज दो फॉर्मूला रहने दो तुम्हारे पास, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन, काम में आएंगे आपके। चलिए, ये हो गया हमारे N21 और N21 के फॉर्मूलेज। नाउ लेट अस टॉक अबाउट समथिंग मोर। अब हम लोग बात करेंगे NM की। ओके, तो यहाँ पर देख लो, तुमने नॉर्मली अभी जब तुम कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस अगर कर रहे होंगे तो तुमने कभी कभार ऐसे कैलकुलेशन किए होंगे, 4 सपोज मान लो 2/3, और तुमको ऐड करने के लिए बोला गया होगा इसको, एक नॉर्मल फोर्थ फिफ्थ का एडिशन, 2/3 + 4। तो तुमने क्या किया होगा इसको, यू मस्ट हैव कन्वर्टेड दिस इनटू 4/1। तुमको कैसे पता चला, तुमको पता है कि अगर जिसका कुछ होता नहीं है नीचे तो क्या होता है, 1 होता है, तो बिकॉज ऑफ दैट यू एडेड 1 एंड देन यू स्टार्टेड कैलकुलेटिंग। इन द सेम वे कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऐसे लिखे होंगे, कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ एक ही वहां पे लेटर होगा, दो लेटर नहीं होंगे, एंड वी वांट टू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। देखो, अगर आपका ए बी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि एक मीडियम कौन है, मीडियम 1 इज बी एंड मीडियम टू इज ए। मतलब यहां पर ये एक मीडियम है, ये एक मीडियम है, अपने को पता है। जब सिर्फ एम लिखा जाता है ना, तो दूसरा मीडियम कौन सा रहता है इसमें बाय डिफॉल्ट, एक मीडियम तो एम ही है, दूसरा मीडियम हम लोग पकड़ते हैं वैक्यूम। कौन सा, वैक्यूम। वैक्यूम या फिर एयर होता है आपका दूसरा मीडियम, बाय डिफॉल्ट कौन होता है, वैक्यूम या फिर एयर रहता है। ओके ठीक है, सो मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मैं ऐसा लिखूं, एन जी लिखूं, और मैं आगे कुछ ना लिखूं,
तो मुझे वेलोसिटी नीचे तो पक्का ग्लास की ही लेनी पड़ेगी, ऊपर किसकी वेलोसिटी लेनी पड़ेगी मुझे, यहां पर कोई नहीं है तो कौन है, वैक्यूम है, राइट। तो मतलब मुझे वैक्यूम का स्पीड लेना पड़ेगा। इन द सेम वे डायमंड का भी सेम, नीचे डायमंड आ जाएगा लेकिन ऊपर किसकी स्पीड होगी, वैक्यूम की। लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम, जो वैक्यूम का स्पीड होता है ना या फिर एयर का स्पीड होता है, उसको हम लोग सी से बताते हैं। कौन सा लेटर, सी से। तो हम लोगों को ये रिप्लेस करना पड़ेगा, कौन सा लेटर डालेंगे हम लोग, सी। क्योंकि सी इज नथिंग बट द लेटर यूज फॉर, जैसे तुम्हारा फोर्स के लिए तुम एफ यूज करते हो, प्रेशर के लिए पी यूज करते हो, वैसे सी के लिए किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के लिए। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर का स्पीड है। ओके ठीक है। नाउ यू टेल मी बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, और ये वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोला जाता है फिर, जिसमें सिर्फ एक ही लेटर होता है, इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इनको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब एक मीडियम आपका वैक्यूम है, दूसरा आप कोई भी ले सकते हो। चलिए मुझे नाम बताइए, ठीक है। ये कौन है, दिस इज नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। व्हाट इज दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिर्फ अगर एक्स लिखा मैंने तो, दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब एक मीडियम इसमें का कौन है, वैक्यूम है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, nx इज इक्वल टू, nx इज इक्वल टू सी बाय, nx इज इक्वल टू सी बाय vx, ये फॉर्मूला बनेगा। तो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम बताना। एन पेट्रोल लिखा है, एन पेट्रोल लिखा है, कैन यू प्लीज गिव मी द फॉर्मूला फॉर दिस। इसका एक फॉर्मूला दोगे मुझे वेलोसिटी के फॉर्म में, मैं ऊपर क्या लिखूं नीचे क्या लिखूं, सिंपल क्वेश्चन। ये वैक्यूम के बारे में है ना, नीचे पेट्रोल आएगा, नीचे पक्का पेट्रोल आएगा, ऊपर वैक्यूम की स्पीड, लेकिन वो कौन से लेटर से बताते हैं हम लोग, सी से ना। ओके तो दैट वुड बी सी बाय वी पेट्रोल, दिस वन। ओके चलिए तो एक काम कर लेते हैं, इसको पहले समझ के लेते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज लेट्स से, वो तो ठीक है, चलो हमको वो अंडरलाइन कर लेते हैं। सबसे पहला, काइंडली प्लीज कम टू दिस पैराग्राफ, आपके बुक में है। इफ मीडियम वन इज वैक्यूम और एयर, ये टेबल के पहले है, ये जो टेबल है आपका 10.3, उसके थोड़ा सा पहले, ये फॉर्मूले के पहले एनएम का जो फॉर्मूला है ना आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उसके ऊपर वो डेफिनेशन है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। If medium 1 is vacuum or air, then the refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum. This is called absolute refractive index. तो absolute refractive index में कौन रहता है, एक पक्का आपका एयर नहीं तो वैक्यूम है, एक पक्का एयर नहीं तो वैक्यूम है, दूसरा आप कोई भी ले सकते हो, दैट्स द वन। तो काइंडली प्लीज स्क्वायर ब्रैकेट कर लो, आपका डेफिनेशन है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। चलिए नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस टेबल, ये टेबल के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, दिस वन। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, बिफोर वी गेट इनटू दैट टेबल, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ओके एक nx लेते हैं और एक ny लेते हैं, ठीक है। nx की वैल्यू हम लोग 6 ले लेते हैं, ठीक है, nx की वैल्यू कितने ले रहे हैं, 6, और ny की वैल्यू लेते हैं हम लोग 3, ठीक है। अभी nx का फॉर्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना ये। ओके तो फॉर्मूला क्या आएगा, c बाय vx, ओके c बाय vx इज इक्वल टू 6, राइट। ये क्या आएगा, c बाय vy इज इक्वल टू 3, राइट। अभी c का वैल्यू कितना होता है आपका, 3 इंटू 10⁸, तो vx इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 6। ये 6 नीचे नीचे ले लिया मैंने क्योंकि c की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁸। क्या मुझे vx का वैल्यू मिल सकता है, देखो 3 1 जा 3 2 जा, मतलब 0.5, 0.5 इंटू 10⁸, राइट। अब इसका देखो, इसका vy कितना आएगा, vy would be equals to 3 into 10⁸ divided by vy, and sorry 3, 3 और 3 तो कट जाएंगे, आंसर क्या आएगा 1 into 10⁸ vy। तुम दोनों को कंपेयर करके बता सकते हो बड़ा कौन है, vx बड़ा है कि vy बड़ा है,
कंपेयर करो, तुम्हारे सामने वैल्यूज हैं, वी वाई बड़ा है, वी वाई बड़ा है, राइट, वी एक्स छोटा है वी वाई से, सीधा सीधा दिख रहा है। ओके, लेकिन ये कब हुआ? ये एन एक्स और एन वाई में बड़ा कौन है, क्या लगता है? एन एक्स और एन वाई में, ये दो वैल्यूज में बड़ा कौन है? एन एक्स 6 है, एन वाई 3 है। हु इज द बिगर वन, लार्जर वन? एन एक्स और एन वाई? चलिए जल्दी बताइए, जब तक कंट्रीब्यूट नहीं करोगे तब तक समझ भी नहीं आएगा ये चीज। एन एक्स, एन एक्स बड़ा है, एन एक्स बड़ा है, मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा हो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा हो, मतलब 6 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा हो उसमें स्पीड कम हो जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा हो तो स्पीड कम हो जाती है उल्टा। ओके, मतलब इन शॉर्ट, इन शॉर्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड का कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। मतलब जितना बड़ा वैल्यू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उतना स्पीड कम होगा। तो मुझे एक चीज बताओ, ये पूरे टेबल में आप देख सकते हैं, यहां पर जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो ये है, डायमंड की मैक्स वैल्यू। ओके, और जो मिनिमम वैल्यू है वो ये है एयर की। क्या तुम मुझे बता सकते हो स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा किस में होगा, डायमंड में कि एयर में? क्या लगता है? एयर में। एयर में क्यों? क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम मतलब स्पीड ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, इनवर्स रिलेशन है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम बोले तो स्पीड ज्यादा, स्पीड मोर। ओके, मतलब स्पीड ज्यादा है यहाँ पे स्पीड कम है, स्पीड इज लेस। ओके ठीक है, एक काम करता हूँ, फिर भी मेरे तसल्ली के लिए मैं तुमको पूछ रहा हूँ, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मेरे पास, एक एनएक्स का है जिसका वैल्यू है 1.5, और एक एन वाई का वैल्यू है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3। मुझे बताओ, इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं, दोनों में से किस में स्पीड ज्यादा होगा लाइट का, एनएक्स की एन वाई? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मेरे कुछ दो मीडियम के एक्स और वाई के, स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहे हैं आपको, किस में ज्यादा होगी, एनएक्स एन वाई? एनएक्स, एनएक्स क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसकी स्पीड ज्यादा। ओके, तो वी एक्स वी वाई ऐसा रहेगा। ओके ठीक है, सबसे पहला, क्या ये टेबल की वैल्यूज याद रखना जरूरी है? नहीं, दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, ये टेबल याद करना आपके लिए जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट द वन। लेकिन आप इतना खाली ध्यान में रखो कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है और सबसे कम किसका है। तो सबसे ज्यादा किसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? डायमंड का, प्लीज ये ध्यान में रखें, मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी का है, और सबसे लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? एयर का है। ओके, आर मिनिमम, ओके, तो आर आई मिनिमम किसका है? आपके एयर का आर आई मिनिमम, और आर आई मैक्सिमम किसका है? डायमंड का। उतना खाली ध्यान में रखो, वैल्यू ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ज्यादा किसका और कम किसका है, इतना ही बताना है आपको, ध्यान में रखना। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन, बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट आस्क यू, अगर कुछ डाउट्स है तो। पहले लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट। अभी आपका जो नेक्स्ट वाला पैराग्राफ है ना, ये टेबल के बाद एक पैराग्राफ है, और उसके अंदर ना एक डिस्कशन चल रहा है बिटवीन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका मैं डिस्टिंक्शन करके तुमको देता हूं कि ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी में क्या फर्क रहता है। ओके ठीक है, सो सबसे पहला मास डेंसिटी देख लो। मास डेंसिटी, ये मास डेंसिटी वही डेंसिटी है जो तुमने नाइन्थ में पढ़ी हुई है फिजिक्स में। मास डेंसिटी मतलब कौन सा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम रहता है ना, हाँ वो फॉर्मूला मास डेंसिटी का है वो, मास बाय वॉल्यूम। ये इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए हम लोग करते हैं? टू फाइंड आउट कि कोई चीज डूबने वाली है कि तैरने वाली है, मतलब पानी के अंदर, सपोज लेट्स से इफ यू वांट टू नो कि कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूबेगा कि नहीं, तो वी जस्ट नीड टू कंपेयर वाटर डेंसिटी एंड ऑब्जेक्ट डेंसिटी। तो डेंसिटी, मास डेंसिटी का फायदा क्या है, व्हाट इज द यूज, फॉर व्हाट रीजन डू वी यूज इट? टू फाइंड आउट, टू फाइंड समथिंग विल फ्लोट और सिंक, कोई फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा, ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मास डेंसिटी का इस्तेमाल करते हैं। नाउ व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी?
ऑप्टिकल डेंसिटी कंप्लीटली डिफरेंट है, मतलब उसके नाम में है सिर्फ डेंसिटी, तो इसलिए उन्होंने ना डिफरेंस दिया तुमको, नाम में डेंसिटी है इसलिए उन्होंने तुमको डिफरेंशिएट करके दे रहे हैं कि मास डेंसिटी मतलब इट इज अबाउट समथिंग विल फ्लोट और सिंक, जिसका फॉर्मूला कंप्लीटली डिफरेंट है। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। मतलब अगर किसी का हाई ऑप्टिकल डेंसिटी है, अगर कोई मटेरियल का हाई ऑप्टिकल डेंसिटी है, इसका मतलब यह है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, ज्यादा है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर किसी का लो है, सपोज से लो ऑप्टिकल डेंसिटी, लो ऑप्टिकल डेंसिटी, तो उसका मतलब क्या है, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, तो केरोसिन हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर। ये पॉइंट प्लीज क्लियर करवा लो, ये दोनों में फर्क, कि ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मास डेंसिटी मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विल फ्लोट और सिंक, ये लॉजिक है। ठीक है, तो काइंडली प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, दैट इज द ओनली थिंग यू आर गोइंग टू बी आस्क्ड, कि ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और मास डेंसिटी का मतलब क्या है, दैट डेंसिटी वी आर यूजिंग टू लेट्स से फाइंड आउट इफ समथिंग विल फ्लोट और समथिंग विल सिंक। इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। तो चलिए आगे बढ़ने के पहले वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस, बट लेट मी जस्ट आस्क यू वेदर ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि नहीं। पहला क्वेश्चन, ऑब्वियसली यू हैव टू कंट्रीब्यूट द आंसर्स, क्योंकि तुमको पढ़ाया गया है तो यू शुड बी एबल टू टेल द आंसर। अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर बेंड्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, एयर से वाटर में जा रही है और बेंड हो गई। डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड व्हाई? चलिए बताइए, अगर एयर से वाटर में जा रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे, टुवर्ड्स क्या अवे, एयर से वाटर में जा रही है, पहला क्वेश्चन, पहला ब्लू क्वेश्चन, एयर से वाटर में जा रही है, अभी हमने सीखा है थोड़ी देर पहले, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। और रीजन, स्पीड बताओ, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है, एयर टू वाटर में जा रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, लेकिन एयर की स्पीड के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, दैट्स योर आंसर। सो स्पीड ऑफ लेट्स से स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, आपका जो वाटर है वो डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट इज डिक्रीजिंग, दैट इज योर रीजन, स्पीड ऑफ लाइट इज डिक्रीज। Second question, light enters from air to glass having refractive index 1.50। मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि लाइट एयर से ग्लास में गई और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर का है कि ग्लास का है, ये बताओ। वो बोल रहे लाइट हैज एंटर्ड फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 किसका है, ग्लास का है ना, ग्लास का है। ओके, मतलब एनजी ए का है वो, राइट, एनजी ए का है। ओके, तो दैट मींस 1.50। ओके, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास क्या होगा, द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम इज गिवन एज 3 × 10⁸। चलिए, एनजीए का फॉर्मूला क्या होगा, वीए बाय वीजी, वीए बाय वीजी, राइट। एनजीए का वैल्यू तो ऑलरेडी आपके पास है 1.5, और वीए का वैल्यू, वीए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना रहता है, यही रहता है ना वैक्यूम का। ओके, सो दैट इज 3 × 10⁸ वीजी, वीजी निकाल लोगे फिर, वीजी को इधर ट्रांसफर करो, कितना आ जाएगा, 2 × 10⁸। क्या है, 3 × 10⁸ है, आपका 2 से डिवाइड, 1.5 से डिवाइड कर लो उसको। ओके, 1 जार 2 जार 2 × 10⁸। देख लो भाई, सबके सेकंड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है क्या, वेरी सिंपल, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ऑलरेडी, किसका, ग्लास का, एयर के साथ, मतलब वीजी ऑलरेडी दिया हुआ है, बस फॉर्मूला लिख दो, दैट इज सी बाय वीजी, सॉरी एनजी का वैल्यू दिया है, दैट इज सी बाय वीजी। एनजी का वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन 1.5, 1.5 पुट करो, सी का वैल्यू ऑलरेडी है आपके पास, वीजी निकल सकता है, तो वीजी कितना है, 2 × 10⁸। प्लीज रेज द हैंड इफ यू आर गेटिंग द आंसर। 2 × 10⁸ एंड यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो।
ओके, दो हो गए, चलो तीन बताओ। तीसरा, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड आल्सो द मीडियम विथ लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। चलो भाई, ये टेबल से बताओ हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसका है, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। सीधा सीधा है, आपके टेबल को देख के आप बता सकते हैं। हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसका आएगा, डायमंड का, डायमंड का आएगा। हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी विल बी ऑफ डायमंड, डायमंड। मैंने तुमको बोला ना, ऑप्टिकल डेंसिटी बोले तो तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पकड़ लो। ऑप्टिकल डेंसिटी इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहे हैं, दैट इज डायमंड, राइट। एंड जिसका लोवेस्ट है, लोवेस्ट है, लोवेस्ट वाला कौन है अपने टेबल में, लोवेस्ट वाला एयर है, राइट। एयर इज द लोवेस्ट। ओके, तो एयर मतलब वो भी हो गया, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी का क्वेश्चन हो गया। चलिए अभी तीन की बात करते हैं। यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन, वाटर। चलो मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूं। केरोसिन, टर्पेंटाइन, वाटर। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। फास्टेस्ट लाइट किस में ट्रेवल करेगा, वाटर, केरोसिन, टर्पेंटाइन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बताना है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बताना है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, दैट विल बी योर आंसर। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वही आपका आंसर होगा। अब तीनों में से सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर का। तो वाटर के अंदर मैक्सिमम स्पीड होगी लाइट की आपकी, और मिनिमम किस में होगी, मैक्सिमम तुमने बता दिया क्वेश्चन में, मिनिमम नहीं पूछा है, लेकिन मैं तुमको पूछ रहा हूं मिनिमम किस में आएगा, वाटर, केरोसिन, टर्पेंटाइन। टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन में सबसे आपका ज्यादा आएगा, सॉरी सबसे कम आएगा स्पीड, राइट, लोवेस्ट मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। चलो ठीक है, आंसर कर दो इसका फिर। इन विच डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, तो दैट इज वाटर। चौथे वाले का भी आंसर हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कर लिया हमने। चलिए अभी ये बताइए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है तो उसका मतलब क्या है। चलिए देखते हैं। अगर मैं इसको लिखता हूं, डायमंड इज इक्वल टू 2.42, ये फॉर्मूला मुझे कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, सी बाय वी डायमंड, सी बाय वी डायमंड इज इक्वल टू 2.42, राइट। ओके, सो वीडी का वैल्यू कितना आएगा, सी बाय 2.42, ठीक है। तो आप उसका मीनिंग वैसा लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज दैट द स्पीड ऑफ द लाइट, द स्पीड ऑफ द लाइट इन डायमंड विल बी सी बाय 2.42। आप ऐसा लिख दो ना उसका डेफिनेशन, आपके हिसाब से लिख सकते हो इसको, बहुत सारे वेज हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, दिस इज नॉट द ओनली वे, बट मैं तुमको एक रास्ता बता रहा हूं। द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज सी बाय 2.42। लिख पाओगे, काइंडली प्लीज लेट मी नो। क्या है, क्या उसमें फॉर्मूला है, वैल्यू डालनी है, वीडी लिखना है। प्लीज रेज द हैंड इफ यू कैन राइट डाउन द आंसर फॉर द फिफ्थ वन। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास 9 के लिए है तो क्लास 9 के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9 के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है, और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9 का प्लस के रेट्स, क्लास 9 के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10 के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10 के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो, इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस।
आप जितना बड़ा लोगे, let's say जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट्स से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से 2 बार लेते तो कितना होता है, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता है, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9th क्लास 10th 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन नो सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी ईदर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर ईदर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और ईदर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है, 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोन के LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स, मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को, ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है।
एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक, प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे, मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट योर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है, जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट। साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है, इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं, मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब यू नो अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं, आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है, हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज लेट्स से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोज लेट्स से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो, एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो, किसको, लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन सा
तो कॉम्बैट एग्जाम के बारे में बता दूं, ये इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट है, कॉम्बैट एग्जाम विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय अन एकेडमी। ये 27 जून को होगी और सुबह 11 बजे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। एनरोल इसके अंदर करें इस एग्जाम के लिए एंड यू विल बी एबल टू विन लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये इसके अंदर 30 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स होंगे आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने। ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉइड पे, मोबाइल पे, एप्लीकेशन पे, और ये टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में है एंड यू विल बी एबल टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़। तो एनरोल नाउ, और 27 जून सुबह 11 बजे ये एग्जाम जरूर देना फॉर सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th। तो कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई हैं फॉर सपोज लेट्स से क्लास 10th फॉर साइंस, डाउट क्लियरिंग बैच मैथ्स एंड साइंस। डाउट क्लियरिंग बैच फॉर 9th के लिए भी शुरू हो चुका है फॉर साइंस एंड मैथ्स। देन वी हैव सीबीएसई क्लास 10th के लिए ग्रामर ऑन पॉइंट फॉर हिंदी इंग्लिश एंड फ्रेंच, एंड ऑल्सो पावर पैक बैच फॉर कंप्लीट सोशल साइंस दैट हैज बीन स्टार्टेड फॉर क्लास 10। सो ये बैचेस हैं, and also there is a free test series Quizzards of English 2.0, and new free test series भी available है for daily D20, the daily T20 for NCERT for class 9th and for class 10th. Thank you so much.